मेरी बात जो है उसके हवाले से सिर्फ 3 चीज़ें जो है वो पहले कहूँगा कि एक तो ये यकीन रखिए कि मैं सच्चा और पक्का पाकिस्तानी हूँ। कहीं डाउट आए दिल में तो उसे ऐसे निकाल के फेंक दीजिएगा। दूसरा ये भी यकीन रखिए कि मैं बाय बर्थ मुसलमान हूँ। और तीसरा ये भी यकीन रखिए कि मैं किसी के एजेंडे पे नहीं हूँ। ये 3 चीज़ें जो है ना, क्लियर करके मेरी बात को सुनिएगा। और आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप बतौर स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं तो अपने आप को अपने केजेस से निकाल लीजिए कि इस वक्त ना आप मुसलमान हैं, ना आप जो है ये कंसीडर करें कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मफादात को ख़तरा पड़ गया है, और ना ही कंसीडर करें कि खुदा न खास्ता हम जो है तालिबान हमारे मुखालिफ हैं या मुखालिफ थे या हमारे दोस्त हैं। इन केजेस से अपने आप को बाहर निकालिए तो यकीन मानिए हम शायद एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब आप कोई भी गुफ्तगू सुनते हैं, करते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो अगर आप अपने लेंसेज को दुरुस्त रखें तो चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर होती है। और इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा डिसिप्लिन है कि ये डिसिप्लिन जो है, इसके आप देखें बाकी सोशल साइंसेज की निस्बत डिमांड ज़्यादा है। और उस डिमांड ज़्यादा होने की रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि रैशनैलिटी इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स जो है वो प्रिवेल करते हैं, उनके अंदर प्रिवेल करती है। अब अफ़गानिस्तान एक कम्प्लेक्स कंट्री है। जो स्टेट नैरेटिव है आज की एज का, उस स्टेट नैरेटिव को जब हम अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो मैं अफ़गानिस्तान का एनालिसिस जो है वो 4 पहलुओं से करूँगा। एक हिस्टोरिकल ब्रीफ जो मुकरब साहब ने भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं सिर्फ उसको टच करूँगा। दूसरा इंटरनल डायनामिक को कम्प्रीहेंसिवली डॉक्टर मुकरब ने डिस्कस किया है, मैं उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐड करूँगा। तीसरा जो है रीजनल डायनामिक को मैं 2 पर्सपेक्टिव से फर्दर देखूंगा। वन इज द कनेक्टिविटी एंड अदर इज द इंटरेस्ट। और चौथा जो है वो ग्लोबल प्लेयर्स। अच्छा, रीजनल प्लेयर्स और ग्लोबल प्लेयर्स बाज़ औक़ात एक ही जगह पे अमलगामेट हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जब वो रीजनल प्लेयर्स बनते हैं तो कहीं उनका ग्लोबल प्लेयर्स के साथ जो है वो कन्वर्जेंस भी डेवलप हो जाती है। तो जहाँ तक ग्लोबल प्लेयर्स का ताल्लुक है, मैं बात अपनी थोड़ी सी कि हम देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट एज गुजर रही है, इस प्रेजेंट एज को आपने हेडले बुल को पढ़ा होगा। हेडले बुल जो है इसे ऑर्डर की एज कहता है। और इस ऑर्डर की एज जो है डेफिनेटली लॉन्ग हिस्ट्री ऑर्डर की एज की, ये 1945 से ये पीरियड शुरू हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पे यूनिपोलैरिटी के बाद ऑर्डर की एज जो है वो स्ट्रांग हुई है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के सिनेरियो में, तो अफ़गानिस्तान के सिनेरियो में ऑर्डर के मैकेनिज़्म ने, क्योंकि ऑर्डर का मैकेनिज़्म जो है उसका जो कंप्रीहेंसिव स्ट्रक्चर हमारे सामने आया वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मॉडल था। अगरचे कि आज हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मैकेनिज़्म ने दुनिया के लिए जनरल पॉलिसी स्ट्रक्चर का मैकेनिज़्म दिया था। उस मैकेनिज़्म में और उससे पहले हम देखते हैं कि उसी ऑर्डर का जो लीडरशिप का सेहरा था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास था। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है वो स्ट्रेंथन किया है। अब जो बिफोर 1979 अफगान स्टेट का स्ट्रक्चर था, वो अफगान स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो बेस कर रहा था किंगशिप पर, और किंगशिप के साथ उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था, एक उनका इंटरनल सिस्टम भी था, एक जिरगा भी था, पूरी उनकी काउंसिल थी, सब कुछ था। लेकिन 79 जो है, अब 79 जो है ये वो टर्निंग पॉइंट था जब उनकी हुकूमत के कहने पे ही सोवियत यूनियन जो है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स ने आपस में
सोवियत यूनियन जो है उसने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड किया। उस इन्वेजन को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नॉन स्टेट एक्टर्स को स्ट्रेंथन किया। उन नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए जो ओरिजिनल ऑर्डर था, क्योंकि दो ऑर्डर जो है वो प्रिवेल कर रहे थे। एक ऑर्डर था यूनाइटेड नेशन का ऑर्डर, एक ऑर्डर जो मैंने कहा है कि हेडले बुल ने कहा है पावर बेस्ड ऑर्डर। अब यूनाइटेड नेशन का ऑर्डर जो है वो नेशन स्टेट का ऑर्डर था, और हेडले बुल या पावर बेस्ड ऑर्डर जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था, ये दोनों अफगानिस्तान में पैरेलल नहीं चल रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशन जो है वो नेशन स्टेट सिस्टम का हामी था, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो एंटी कम्युनिस्ट रिजीम या उनको कंटेन ऑफ कम्युनिज्म का जो मॉडल था उसके पीछे अपनी स्ट्रेंथ उसने नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए जो है वो स्ट्रेंथन की। और क्योंकि हमेशा मैंने इसलिए कहा है कि बी रैशनल, और रैशनैलिटी में पावर प्रिवेल करती है, ये ज़हन में रखें कि रैशनैलिटी में इंटरेस्ट प्रिवेल करता है। तो अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिका के अलाइज का इंटरेस्ट ये था कि उस यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्डर था, नेशन स्टेट का ऑर्डर, उस नेशन स्टेट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है पैरेलल ऑर्डर या पावर बेस्ड ऑर्डर जो है उसने दिया, और उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को इकट्ठा करके, उसमें गुलबदीन इख्तियार भी थे, उसमें बहुत सारे, बाद में यहाँ बच्चा मसूद भी, ये सारे नाम आपको नजर आएंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ऑर्डर जो था उसको स्विच किया अमेरिका ने, और उसको स्विच करके न सिर्फ उसको स्विच किया बल्कि पाकिस्तान उसका एक मेजर प्लेयर बन गया, और फिर अल्टीमेटली नेटो, उसके बाद जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन, इवन कि यूनाइटेड नेशंस भी फिर उसी ऑर्डर पे आ गई, और एज ए रिजल्ट जो है ये सारा फ्रेमवर्क जो है, इनके लीडिंग स्टेप्स जो है वो पाकिस्तान के जरिए लिए गए। अब जब चेंज आई, एग्रीमेंट हो गया, जिनेवा एकार्ड हुआ, जिनेवा एकार्ड के बाद जो है सोवियत यूनियन ने विड्रॉ कर लिया, सोवियत यूनियन वापस चला गया। अब अमेरिका ने भी अपने ऑर्डर से विड्रॉ कर लिया, अमेरिका भी अफगानिस्तान से अपने उस ऑर्डर की बुनियाद पर वापस चला गया। लेकिन उस ऑर्डर की बुनियाद पर जो मशरूम नॉन स्टेट एक्टर्स डेवलप हो गए थे, और जिसमें बहुत से जो इससे पहले शाह के दौर में मुख्तलिफ ट्राइब्स थे, ट्राइबल चीफ्स थे, उनका रोल जिरगे में डिफरेंट होता था, वो अब वार लॉर्ड्स बन चुके थे। अब उन वार लॉर्ड्स के जरिए और तालिबान के अलायंस के जरिए एक स्टेट स्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की गई। उस स्टेट स्ट्रक्चर ने उस स्टेट ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, लेकिन जब 9/11 का इवेंट हुआ तो 9/11 बुनियादी तौर पर अमेरिका के उस ऑर्डर की बुनियाद पे बने हुए मैकेनिज्म का रिजल्ट था कि नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको उसने आइसोलेट किया था, उन्होंने एक रिजल्ट शो ऑफ पावर, क्योंकि पावर को काउंटर भी पावर करती है, यूनाइटेड नेशन का ऑर्डर नहीं काउंटर कर सकता, तो एंटी पावर या एंटी अमेरिकन आप कह सकते हैं, उस एंटी ऑर्डर के अगेंस्ट जो है एक इवेंट सामने आया, जिसके नतीजे में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेशन स्टेट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया। 9/11 का इवेंट और कुछ नहीं था, सिर्फ यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है, उस, हालांकि हम जैसे रियासतों के सॉवरेनिटी का कंसेप्ट 9/11 जैसे इवेंट, कई ड्रोन हम पे आए हैं, कई ब्लास्ट हुए हैं। पहला ब्लास्ट मेरा ख्याल है जब हम इस अफगान वार में इंटर हुए थे, कराची रेलवे स्टेशन पे हुआ था। कई हमारे जैसी रियासतें देखती हैं, वियतनाम ने देखे और बहुत सारे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जब देखा तो अब ऑर्डर जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था, तो उसने तालिबान रिजीम को टॉपल किया और अपना ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की। अब जब 20 साल के 9/11 के बाद जो है, कि अभी 3 महीने पहले की बात है, आज मेरा ख्याल है 15 तारीख है ना, तो 15 अगस्त, 15 नवंबर, 3 महीने, आज 3 महीने बाद जो है हम देख रहे हैं कि अब अमेरिकन, ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार अंदाज में उसका जिक्र किया, लेकिन अब इन द मीन वाइल इस पीरियड के अंदर अमेरिकन ऑर्डर के अंदर एक और सवालिया निशान लगा है। वो सवालिया निशान जो है वो एशिया में बिल्ड हुआ है, और वो सवालिया निशान जो है वो OBOR है। अगर आप उसको स्टडी करें तो उसकी मल्टी डायमेंशनल, उसके 7 कॉरिडोर्स हैं, उसके 4 मेजर सी रूट्स हैं, कि वो पूरा एक चैनल है, और आगे बढ़कर उसने 16 चैनल्स बिल्ड करने हैं। अब ये 7 to 16 जो चैनल्स हैं, अब ये 7 जो चैनल्स हैं, इन चैनल्स ने एशिया के अंदर और ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी के अंदर, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट ज़्यादा हैं
एज कंपेयर टू मिडल ईस्ट, एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया, एज कंपेयर टू साउथ एशिया। वो इसलिए कि साउथ एशिया के अंदर उसके पास पुलिसमैन है, मिडल ईस्ट के अंदर उसके पास पुलिसमैन मौजूद है, जो उसके ऑर्डर के अंदर सब ऑर्डर लीडर्स के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और सेंट्रल एशिया के अंदर वो काफ़ी हद तक सोवियत यूनियन को कैपिटलिस्ट करके और किसी हद तक सोवियत यूनियन के साथ जो सेंट्रल यूरोप का रिलेशन है उसे बिल्ड करके किसी हद तक चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर चुका है। अब ये वो रीजन है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, इन तीनों रीजन्स के अंदर चाइनीज कॉरिडोर्स जो है उनके इंटरेस्ट ज्यादा हैं। अगर आप देखें तो चाइना जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए अलग कॉरिडोर है। सी पैक जो है ये इंडियन ओशन के लिए है। ऑलरेडी वो जो है इस वक्त ईरान के साथ सबसे बड़ा एग्रीमेंट कर चुका है और आगे बढ़ रहा है। तो लिहाजा उसका मैकेनिज्म, चाइना का मैकेनिज्म जो है वो जो कॉरिडोर्स का मैकेनिज्म है उसके लिए पीस होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये रीजन्स जो है इनके अंदर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहती है तो ये अमेरिकन ऑर्डर के मुताबिक उसके मफाद में है। और उसके मुकाबले में साउथ चाइना सी के अंदर जापान, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस पूरे रीजन को मिलाकर, और जिसे हम बहरुल काहिल कहते हैं, उस पूरे रीजन को वो जो है, और वहां पर भी अगर, और इस रीजन में भी वो चाइना को कंटेन करने के लिए, क्योंकि उसके ऑर्डर का लेंस अब चेंज हो गया। उसका लेंस पहले सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन के बाद जो है उसने थोड़ा सा फोकस किया था नॉन स्टेट एक्टर्स। आज उसका लेंस फिक्स हो रहा है टुवर्ड्स चाइनीज विद स्पेशल रेफरेंस टू साउथ चाइना सी, क्योंकि साउथ चाइना सी से वो उसे जो है वो केज में ला सकते, वो काबू करने की इसमें। अब उस लेंस की चेंज की वजह से यहां पर ये जो रीजन है इसकी अहमियत उस तरह, ये नहीं खत्म हो गई, मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई, उस तरह नहीं रही जिस तरह 2000 में थी। लिहाजा उसने अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट किया है। और उन पॉलिसी शिफ्ट के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप देखें इस वक्त पिछले 1-2 हफ्तों में 2 बड़े इंटरनेशनल हुए हैं, एक एनवायरनमेंट के हवाले से और एक G20 का। तो उन दोनों इवेंट्स में पिछले सारे उठा के देखें, हर सेशन के अंदर अफगानिस्तान जो है वो अंडर डिस्कशन होता था। आज ग्लोबल लीडर्स जो है वो अफगानिस्तान पे बात नहीं कर रहे, अब रीजनल लीडर्स जो है वो अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। अब उन रीजनल लीडर्स में डेफिनेटली 4 स्टेट्स जो है, यानी वैसे तो जो है 6 स्टेट्स हैं, लेकिन 3 स्टेट्स ईरान, पाकिस्तान, चाइना डायरेक्टली नेबर्स हैं, और 3 सेंट्रल एशियन स्टेट डायरेक्टली नेबर्स हैं। उसके बाद रशिया है और इधर जो है वो इंडिया है। इनके अलावा किसी हद तक टर्की, और फिर आपको बाकी दुनिया ओवरऑल अफगानिस्तान के हवाले से आइसोलेट होती हुई नजर आ रही है। अब रैशनैलिटी क्या कहती है कि जिस वक्त तक कम्युनिज्म को कंटेन करना था, जिस वक्त तक जो है सेंट्रल एशियन स्टेट के रिसोर्सेज को इस एंगल से यूज करना था, उस वक्त तक ऑर्डर का मैकेनिज्म ये था कि लेंस यहां पे फिक्स था। आज जो है जब ये सेटअप चेंज हो रहा है तो इस सेटअप के चेंज के साथ अब अफगानिस्तान जो है वो या तो अफगानिस्तान वालों का मसला रह गया है या इन रीजन या रीजनल स्टेट का मसला रह गया। अब यहां पर क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार बताया कि किस तरह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अक़वाम के मफादात रहे। अब उन मफादात के अंदर जो है जो डिमांड है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की है। अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट एज सच जो है वो ये है कि जी आप अपने अपोनेंट्स को अपने साथ बिठाएं। अब कह कौन रहा है, क्या अमेरिका वाले जो बिडेन जो है वो क्या ट्रंप को साथ बिठाए हुए हैं? क्या यूरोप का कोई एग्जांपल हमें ऐसी मिल सकती है जहां ये कहा जाए जी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट फलां है और अपोजिशन का वाइस प्रेसिडेंट या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है? कोई ऐसी एग्जांपल आपको नहीं मिलेगी। दूसरा कि अगर पाकिस्तान ये डिमांड करता है तो क्या पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में अपोजिशन के अंदर किसी नेशनल असेंबली के फोरम पे भी बात की है? इंक्लूसिव गवर्नमेंट, लिहाजा इट्स आई थिंक नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट। अब ये तो हो सकता है कि ओवरऑल सिस्टम के हवाले से निगोशिएशन हों और वो उनसे हों जो प्रॉपर स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन अभी अफगानिस्तान के अंदर जो नया कन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है वो खौफनाक कन्फ्लिक्ट है और उस कन्फ्लिक्ट से अफगानिस्तान को बाहर आना चाहिए, जिसका इशारा डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट बात कर देता हूँ कि वहाँ पर सल्फी और देवबंदी मकतब फ़िक्र जो है इसका कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्योंकि देवबंदी मकतब फ़िक्र ने आप देखें कि आशूरा जो है उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से
उन्होंने प्लेस दी है, जगह दी है। इवन के अशूरे के जलूसों को पहली दफ़ा तालिबान ने खुद प्रोटेक्ट करके और गुजारा है। अब ये सल्फी मकतबा फ़िक्र के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, अरब कंट्रीज़ के बाहर सल्फी जो है उन्होंने अपने आप को जिंदा किया है कंसेप्ट ऑफ जिहाद के साथ। अब कंसेप्ट ऑफ जिहाद जो है उससे तालिबान जो है वो पीछे हटे हैं, जो यूनिवर्सल जिहाद का कंसेप्ट है। एक नैरेटिव है स्टेट प्रोटेक्शन जिहाद, एक नैरेटिव है जो यूनिवर्सल जिहाद, कि जहां पे भी किसी का हक मारा जाएगा। अब ये बहस जो है ऐसी है कि इस पर बात हो भी सकती है नहीं, लेकिन इस वक्त सिर्फ हम अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट के हवाले से, जो वहां पे जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर नुकसान हो रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि जो एक्सटर्नल लीडरशिप है, या जो जैसे IS कह रहे हैं या खरासान कह रहे हैं, ये जो है बुनियादी तौर पे नेटिव्स अफगान नहीं है। लीडरशिप जो है वो नॉन नेटिव अफगान के पास है। तालिबान की लीडरशिप जो है वो नेटिव अफगान के पास है। दूसरी जो खौफनाक बात है वो ये है कि वहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अगर देखी जाए, एथनिक मेजॉरिटी, वो पख्तूनों के पास है। लेकिन जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की बात की जाए, क्योंकि ये आई थिंक 44 या 45% है, तो बाकी सारे जो है वो फिर 50% से ऊपर बन जाते हैं। लेकिन वो सब कोई 10% है, कोई 6% है, कोई 19%, इस तरह है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इस किस्म का कोई एथनिक कन्फ्लिक्ट, जो कि अभी नहीं है लेकिन किसी स्टेज पे अगर इमर्ज होगा, तो वो डेंजरस होगा। उसके लिए इंटरनल डायनामिक चेंज करनी चाहिए और तालिबान को डायलॉग पे आ जाना चाहिए, और इंटरनल डायलॉग के जरिए जो है इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो बिल्ड करना चाहिए। अब तीसरी चीज मैंने कही थी कि जी इटसेल्फ, स्टेट इटसेल्फ, क्योंकि इससे पहले तालिबान नॉन स्टेट एक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आज तालिबान स्टेट एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उनके पास हुकूमत है, तो जब आपके पास हुकूमत होती है आपके रवैये और होते हैं, जब आप हुकूमत में नहीं होते आपके रवैये और होते हैं। उसके लिए डेफिनेटली एक तो उन्हें एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, दूसरा उन्हें अपने जो सिटीजन्स हैं उनको सिटीजन राइट्स चाहिए। और वो जो अलमिया सामने आ रहा है वो अलमिया ये है कि इस वक्त जो है कुछ लिखने वाले जो है वो कह रहे हैं कि 44%, और कुछ जो है लिखने वाले उसे जो 49 तक लेके जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मार्च तक हो सकता है ये 89 तक चला जाए, ये लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे। अब क्योंकि जो रिसोर्सेज, चाहे इससे पहले सोवियत यूनियन था, एक बड़ी ताकत था, सोवियत यूनियन के रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रिसोर्सेज यूज़ होते रहे, उसके अलावा रीजनल पावर्स के रिसोर्सेज, जैसे इंडिया की एग्जांपल डॉक्टर साहब ने दी है। और चाहे हम माने या ना माने, मैं जो है ये कहने में कोई आर नहीं समझता कि बीइंग ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान ने भी अपना रोल, जितना हिस्सा है, ठीक है हमारा जुस्सा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जितना नहीं है, लेकिन जितना हिस्सा है हमने हिस्सा डाला। अब जब इंटरनल आइडेंटिटी डायनामिक में वो इकट्ठे होते हैं, तो फिर उनके लिए नेशन स्टेट सिस्टम में पाकिस्तान भी वही है, इंडिया भी वही है, रूस भी वही है, अमेरिका भी वही है। अब तालिबान या जो मौजूदा अफगान तालिबान की रजीम है, उनकी अप्रोच जो है वो रैशनल अप्रोच है कि हम सबके साथ डायलॉग करेंगे और हमारे लिए सब एक जैसे हैं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें भी अपनी अप्रोच जो है उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए कि तालिबान या अफगान या काजिक या अज़बक या ये सब अफगानी हैं। ये उनका इंटरनल मसला है, चाहे वो देवबंदी हैं, सल्फी हैं, शिया को प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं करते, ये उनका इंटरनल है। इसे उन्होंने करना है। हमने पाकिस्तान के अंदर बैठकर ना तो शिया बन के, ना सुन्नी बन के, ना देवबंदी, ना वहाबी, ना बरेलवी, ना सल्फी बन के नहीं सोचना। ये हमें उनकी इंटरनल डायनामिक को सामने रख के और इसको जहन में रख के हमें ये सोचना है कि ये उनका फैसला है, वो अपना फैसला खुद करें। हमें अपने बॉर्डर्स को महफूज करना है। और क्या रीज़न है कि हमारा हर वक्त ये दावा होता है कि जी अफगान प्रॉब्लम होगा तो हम प्रॉब्लम में होंगे। हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेट हैं, हमारी एक बहुत बड़ी, हम ये पिशावर इवेंट के बाद जो स्कूल वाला इवेंट है उससे बाहर, इस फेज से बाहर निकले हैं कि हम नेशन स्टेट दोबारा रीमर्ज हो रहे हैं, हम अपने इदारे बना रहे हैं, हमारे इदारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लेसिंग पे आ रहे हैं। हम 1973 के आइन के तहत एक नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल स्टेट की तरफ री इमर्ज हो रहे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अफगान क्राइसिस जो है, अफगान क्राइसिस को हमारी आर्म फोर्सेस को चाहिए उनके बॉर्डर के अंदर रखें, और हमारा बहुत बड़ी तादाद में जो है लाइन ऑफ जो हमारी उसके ऊपर बाढ़ लग चुकी है, हम उसको संभाल सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली चीज़ों को संभाल लें, हमारे इदारे संभाल लें, तो हम काफ़ी हद तक
इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है वो हमारा अपना माइंड सेट है, वो हमारी यूथ है, ये बच्चे और बच्चियां हैं कि हमें यहां पर क्लियर होना है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का मफाद हमारा मफाद है। और यकीन मानिए जब कौम इस पे तय कर लेती है फिर कोई मकदा फिक्र जो है, कोई गैर बाहर की ताकत, चाहे वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो या ईरान हो, वो असर नहीं करती, फिर चीजें क्लियर हो जाती। जहां तक रीजनल मफादात का ताल्लुक है, देखें अगर राहदारी बिल्ड होती है पाकिस्तान को फायदा है। चाइना के पास सेकंड ऑप्शन है, अगर राहदारी बिल्ड नहीं भी होती तो हमारे पास जो है चाइना की राहदारी मौजूद है, हम और ऑप्शन जो है उन पे काम शुरू कर देंगे। कभी भी आज तक अगर हमें ये राहदारी सेंट्रल एशियन स्टेट की नहीं मिली तो हमने सर्वाइव किया है, तो आज के बाद भी सर्वाइव करेंगे। लेकिन हमसे ज्यादा इसे तालिबान को या अफगानिस्तान वालों को जरूरत है कि उनको सेंट्रल एशिया तक और ये कनेक्टिविटी, क्योंकि 3 रीजन को वो कनेक्टिव कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान ओपन हो जाता है तो मिडल ईस्ट इको, जिसे हम कहते हैं इको कंट्रीज एक्टिव हो जाती है। सेंट्रल एशिया से पूरे यूरोप तक वो मूव करते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट तक मूव करते हैं, पूरे साउथ एशिया तक मूव करते हैं और पूरे चाइना के जरिए जो है वो फार ईस्ट तक जा सकते हैं। लिहाजा उनकी मोबिलिटी जो है वो सेंट्रल प्लेस बनती है। ये उनके मफाद में है कि वो अफगानिस्तान को पीसफुल रखें, और अफगानिस्तान का पीसफुल होना इलाकाई तरक्की के लिए वो रूस से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर और चाइना तक, और चाइना से लेकर काशगार तक या यूरोप तक, ये सब के लिए जो है वो पीसफुल अफगानिस्तान जो है बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर जो है ये अफगानिस्तान वालों के लिए, और उसके लिए डेफिनेटली हमें जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट है वो करना है। उसके लिए हमें चीज़ों को कंटेन करना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है, निगोशिएशन में जाना है और रीजनल कनेक्टिविटी को संभालना है। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो है मफादात अहम हो जाते हैं, इमोशन जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं। तो पाकिस्तान को एज ए नेशन स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने रखना चाहिए, और इसी तरह बाकी रियासतों को अपने कौमी मफाद। तो जब कौमी मफाद पे डायलॉग होता है, रैशनल डायलॉग, तो रैशनल डायलॉग जो है फिर रास्ते निकालता है। फिर यूरोप जो एक दूसरे के साथ हालात जंग में था वो यूरोपीय यूनियन बन जाता है, फिर आसियान कंट्रीज एक रीजन बन जाते हैं, फिर नेफ्टा एक रीजन बन जाता है, तो फिर ये रीजन भी एक ताकत बन जाएगा। और ये ताकत जो है ये दुनिया की इकोनॉमिक वर्ल्ड को लीड करने की पोजीशन में है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की ऑलमोस्ट मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है यहाँ पर मौजूद है, और इनके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये एक बेहतर जो है वो स्टार्टर ले सकते हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इट्स द टाइम कि जियोग्राफी की वजह से जो है दैट इज़ द टाइम कि इस रीजन के बारे में लिखा गया था रिवेंज ऑफ जियोग्राफी, लेकिन ये अब टाइम है कि अगर जियोग्राफी को प्रॉपर यूज़ किया जाए, दैट विल बी द रिवार्ड ऑफ जियोग्राफी। थैंक यू वेरी मच।